तो कल हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या होती हैं और इनमें आपस में क्या डिफरेंस है ये समझा था। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया था? कोई दिक्कत आई? अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो क्लियर तो होगा ना अभी तक? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो एक इसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाए। मतलब अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, उसमें मोलर और जुड़ दिया, तो वो क्या होता है ये बात कर लेते हैं। मोलर, बस आगे से ये लग जाना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास तो जानते हैं ना? मोल तो समझते हैं सभी लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एन मोल अगर आपके पास है तो इसको जो एम ग्राम था अपॉन एम जो है ये मॉलिक्यूलर मास है, इससे डिवाइड कर देते हैं। इतने ग्राम आपने कोई सब्सटेंस ले रखा है, उससे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। कई लोग मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, उससे डिवाइड कर लीजिए तो ये इतने मोल आ जाता है। ये मालूम होगा आप लोगों को। यस सर। तो यहाँ से m इक्वल टू आप n इंटू कैपिटल M भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो ये भी हो सकता है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, मैं उसी को फिर यूज कर रहा हूँ, उसी में थोड़ा सा कन्वर्जन कर रहा हूँ। तो वी नो दैट C इक्वल टू क्या था कल, याद है? डेल्टा क्यू या डी क्यू अपॉन एम इंटू डी टी ना, डी लिख रहे हैं तो डी टी चाहिए। तो अब आप क्या लिख सकते हैं? डी क्यू अपॉन एम थी जो एन इंटू एम इंटू टी टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो कैपिटल एम और स्मॉल सी को मैं एक तरफ लिख के इसको डी क्यू अपॉन एन टी टी लिख सकते हैं। तो एम इंटू सी को मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं, या इसी को मोलर स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, इसी को बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल सी से दिखाते हैं। तो कैपिटल सी से क्या हो जाएगा? तो कैपिटल सी का मतलब होता है एम मॉलिक्यूलर मास इंटू स्मॉल सी, और आप चाहें तो ये होता है टी क्यू अपॉन एन इंटू टी टी। तो ये है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आप अभी सीज कर रहे थे, एम से मल्टीप्लाई कर दो, उसको हो गया भाई, इतना ही करना था। एक बड़ा पुराना लॉ है बच्चों यहीं पर, आज के दौर में वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन उसे पढ़ाना चाहिए। मेरा अपना मानना है, मैंने तो हमेशा ही पढ़ाया।
ये हमारे पास है हेडिंग। और फ्रेंच नाम है, स्पेलिंग से ऐसा लगता है ड्यूलान लिखा गया है, तो लेकिन इसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ड्यूला, फ्रेंच में ड्यूला एंड पेटी लॉ। लास्ट टी साइलेंट। तो लास्ट टी जो है पेटिट्स, फ्रेंच वर्ड में अगर टी साइलेंट लास्ट है तो आपने ड्रॉ किया होगा कि वो हमेशा साइलेंट रहता है। तो ड्यूला एंड पेटी लॉ। आप लोगों को सजेशन है कि अगर आप क्लास अटेंड करना है तो टाइम पर करें, नहीं तो नहीं करें। आपको जब याद आ रही है तब अच्छी बात नहीं है बच्चों। पवन चंद याद रहेगा? पवन याद रहेगा कर रहा बेटा? यस सर। कोई बात नहीं, एक आध दिन होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लीज। टाइम पर 3:30 बोला है तो अब उससे पहले मैं लिंक खोलता हूँ, तो उससे पहले का मतलब टाइम पर अटेंड करना। चलिए, ये पहली बात तो हमने कल स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट पे बातचीत की थी, ज्यादातर लिक्विड फेज में चल रहा था काम। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स पे काम है, ट्यूलापेटिड्स। हमेशा नहीं है, ये रीजनेबल लेवल पे है। जिस दौर में बच्चों ये काम हुए हैं उस दौर में बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं था। आज है, आज काफी लो टेम्परेचर भी हम लोग डेवलप कर देते हैं लैब में, और बहुत हाई टेम्परेचर भी पॉसिबल है। तो जिस दौर का ये लॉ है उस दौर में नहीं था। तो नॉर्मली जैसे आज आपके और हमारे घरों की स्थिति है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना तो हाई पॉसिबल है घर के अंदर, ना लो। तो ये लॉ भी उसी दौर का है। तो इन्होंने क्या कहा है, पहले लॉ लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। चलिए लिखिएगा प्लीज। नियरली, इसलिए बहुत अप्रोक्सीमेट लॉ है, फिर भी काफी कुछ जानकारी दे देता है। नियरली द सेम अमाउंट ऑफ हीट nearly the same amount of heat is required per molecule required per molecule to raise the temperature of metal by a given amount. By a given amount. तो ये क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। तो हर मॉलिक्यूल को, आपने कहा कि मेरे पास आयरन है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, कॉपर है, आप डिफरेंट मेटल ले लीजिए, सबका टेम्परेचर सेम है, ठीक है। अब सबको, सबका टेम्परेचर बराबर बराबर मात्रा में बढ़ाना है, तो आपको लगभग सभी में बराबर एनर्जी देने की जरूरत है। यही लिखा हुआ है या नहीं? यस सर। हर मॉलिक्यूल को, यहां मॉलिक्यूल पे बात हुई है, पर मॉलिक्यूल पे ध्यान देने की जरूरत है। जो मॉलिक्यूल ज्यादा अगर किसी में होंगे तो अलग बात है फिर। तो पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको सभी को नियरली भी लिखा है शुरू में ही। इसका मतलब ये 100% सही बात नहीं है, लेकिन बच्चों ये 1820 के आसपास का लॉ है, और उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात है इतना खोज पाना भी।
और इन्होंने ये भी बताया कि आखिर आपको ये एनर्जी चाहिए कितनी। तो दिस एनर्जी इज 3R या 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। R को क्या बोलते हैं? अभी आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज नहीं पढ़ा है, तो आप लोग R से परिचित नहीं है। किसी ने क्या ऐसा पढ़ा है कहीं PV इक्वल टू RT? हाँ सर, सुना है। अच्छा, तो बच्चों ये RT वहां से आ रहा है, R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके बारे में आप पढ़ेंगे बाद में। तो अभी ये है कि उन्होंने कहा कि मतलब 1 मोल पे 8 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 मोल का टेम्परेचर 8 केल्विन बढ़ाने के लिए लगभग 6 कैलोरी एनर्जी चाहिए। और ये मॉलिक्यूल में, तो ये मॉलिक्यूल जिस मेटल का भी है उसमें लगभग सभी में यही चाहिए। अरे लगभग है, लेकिन ये काफी हद तक काफी पुराना लॉ है, 200-225 साल पहले का लॉ है, और उस हिसाब से ठीक है, 200 साल पुराना। ड्यूला पेटिट लॉ कभी किसी ने पूछा क्या होता है, तो मैं समझा पाया या नहीं? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, कैलोरी और जूल 2 यूनिट होती हैं, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ कि उनमें आपस में क्या रिलेशन है। कई लोग इसको जूल में भी कहते हैं। तो 1 कैलोरी लिखिएगा 4.2 जूल। एनर्जी की ये 2 यूनिट है, तो कन्वर्जन के लिए हमें चाहिए 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो अब आप कई बार कैलोरी को जूल में, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो इससे सीखिएगा। और दूसरा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये पढ़ा है? यस सर। बाकी किसी स्टूडेंट को डाउट है इसमें तो बोलिएगा, तब मैं समझाऊंगा। नहीं डाउट है? चलिए ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आप इसको समझिए। नहीं तो आपके घर में अगर पानी की टंकी बनानी है, तो एक टंकी बाहर बनी हुई है मान लो, और टंकी जब आपने टंकी के अंदर घुस के टंकी को नापा, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 मीटर है। तो वॉल्यूम कितना होगा? 7 मीटर क्यूब। हाँ, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो जब पानी 1000 लीटर है तो ये भी वॉल्यूम है, और 1 मीटर क्यूब भी वॉल्यूम है। तो याद करने का आसान तरीका है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। कई बार ऐसा हो सकता है कि बर्फ पिघले और पानी बन जाए और आप यूनिट बदलते रह जाएं। थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो बोलिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नो सर। अच्छा अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ चीजें और समझाता हूँ, क्योंकि अब हमें गैसेस की स्पेसिफिक हीट समझानी है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेज हेडिंग डालिएगा। 2 स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेज। कल लिक्विड में स्पेसिफिक हीट पे बात हुई थी, तो मैंने समझाया था आपको। स्पेसिफिक हीट समझाई लिक्विड के सेंस में थी। सॉलिड के लिए आज ड्यूला पेटी लॉ बता दिया है, तो फिर सॉलिड भी हो गया, लिक्विड भी हो गया। अब क्या बचा?
गैस, तो गैस में दो तरह की स्पेसिफिक हीट की बात होती है। आखिर ये क्या होती है और दो तरह की बात क्यों होती है, हमें ये समझाना पड़ेगा। बच्चों कई बार हमें लगता है कि स्पेसिफिक हीट का एक यूज मैंने आपको स्पेसिफिक हीट का कल बताया था पानी के मामले में। पानी की स्पेसिफिक हीट हमारे आसपास बाकी चीजों से ज्यादा होती है, कम होती है? सर ज्यादा ज्यादा होती है। ज्यादा। हाँ, तो उसके ज्यादा होने की वजह से मैंने बताया भी था बच्चों, इसीलिए कोस्टल एरियाज की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो साल भर लगभग मोटे तौर पर एक जैसी रहती है। मुंबई के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, आप साल भर शर्ट पहन के रह सकते हैं। कोस्टल एरिया में पानी बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म नहीं होने देता चीजों को, क्योंकि एनर्जी का बड़ा हिस्सा वो ले लेता है। अब यहां पर देखिएगा आप, ग्लोब में देखिएगा, दुनिया में जो जगह समुद्र से जितनी दूर होती जाएगी वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी डिफिकल्ट होते जाएंगी। ठंडा भी बहुत ज्यादा, गर्म भी बहुत ज्यादा, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। पानी काफी बैलेंस करता है। पानी बहुत ठंडा भी नहीं होने देता, बहुत गर्म भी नहीं होने देता, और नॉर्मली सही बात है। इक्वेटोरियल रीजन के लिए तो ठीक है। अब आप कहेंगे भाई साइबेरिया और अंटार्कटिका में क्यों होता है इतना ठंडा? तो बच्चों वहां रेडिएशन डायरेक्ट नहीं पड़ता, तिरछा पड़ता है। और जब कभी भी धूप तिरछी पड़ती है तो एनर्जी का 1/3 हिस्सा ही यूजफुल हो पाता है। इसको आप लोग बाद में रेडिएशन में पढ़ेंगे कि धूप तिरछी पड़ने से क्या अंतर आ जाता है, धूप सीधी पड़ने से क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाए गए। 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, आप लोगों ने देखा होगा ग्लोब में, सभी लोगों ने देखा होगा। आखिर 23.5 में क्या खास बात है? 23.5 ही लेना जरूरी था, कुछ और ले लिया होता? ये क्या बताते हैं? है भाई, किसी बच्चे को मालूम है? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। नहीं पता। अच्छा, तो बेटा 23.5 और नॉर्थ और 23.5 साउथ तक का बीच और इक्वेटर, ये बीच वाला जोन है जहां सनरेज डायरेक्ट पड़ती है। डायरेक्ट मतलब सीधी पड़ती है, और सीधी जब धूप पड़ती है तो सबसे ज्यादा गर्मी सरफेस पे आती है। 23.5 के बाद ऊपर को और 23.5 के बाद नीचे को धूप तिरछी पड़ती है। जहां तिरछी पड़ती है वहां धूप की मात्रा बहुत कम पहुंचती है। मतलब सरल शब्दों में कहिए कि अगर मेरे पास ये है, देखिए मैं ऐसे समझाता हूँ थोड़ा सा, इसका प्रूफ नहीं बता पाऊंगा, लंबा प्रूफ है, इसलिए अच्छी खासी मैथ्स भी चाहिए। जो कॉलेज लेवल की फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है फिर बाद में, कि अगर आप सीधी धूप पड़े और तिरछी धूप पड़े, तो अगर यहाँ एनर्जी इसकी वजह से यू डेवलप हो रही है तो यहाँ कितनी होगी? औसतन 1/3। तो एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो पहाड़ों पे बच्चों धूप तिरछी पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि पहाड़ तो सन के नजदीक हुए ना, पहाड़ अर्थ सरफेस में ऊपर को उठे हुए हैं, तो सन के नजदीक हुए या नहीं हुए? यस सर। अच्छा, नजदीक हुए तो पहाड़ों पे ज्यादा गर्मी होनी चाहिए सन के नजदीक है तो? पहाड़ों पे ज्यादा गर्मी होती है या कम गर्मी होती है? तो कम। सर कम। तो सन के नजदीक होने के बावजूद भी कम क्यों होती होगी गर्मी? ये भी बढ़िया सवाल है वाइबा का। क्योंकि धूप तिरछी पड़ती है पहाड़ों पे। कैसी पड़ती है? सर तिरछी भी। हाँ, तिरछे में एनर्जी जितनी डेवलप होनी चाहिए उसका 1/3 हो पाती। तो ये वजह है।
तो इसीलिए मैदानी हिस्से में ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये आप बाद में देखेंगे। तो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ से नीचे और ऊपर, मतलब इस जोन में सोचिएगा धूप तिरछी पड़ती है बच्चों। तो इसीलिए वहां बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती कहीं भी। और जितनी तिरछी पड़ते जाएगी एनर्जी और कम होते जाएगी। तो फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होगा बच्चों, अब सोचो तो। सर बहुत कम हो जाएगी एनर्जी। तो फिर वहां पर जब एनर्जी बहुत कम होगी तो ठंडा बहुत ज्यादा होगा या नहीं। तो यस सर। दोनों ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो स्थितियां हैं उसका जस्टिफिकेशन ये है। बाकी आप इक्वेटोरियल रीजन ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं उसकी, ये अगर आप इसे नॉर्थ मानते हैं और अप्रॉक्स इसे साउथ मानते हैं तो लगभग ये इक्वेटर जैसा हो गया। ये 23 एंड नॉर्थ ये हो गया, 23.5 साउथ ये हो गया। ये जोन होता है जिसमें भयंकर गर्मी पड़ती है क्योंकि धूप सीधी पड़ती है इस पूरे जोन में, इस पट्टी में, ग्लोब में चारों तरफ। उससे ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से में धूप कम पड़ती है। अब गौर करिए, जहां धूप सीधे पड़ेगी वहां ज्यादा गर्मी होगी। दुनिया के ग्लोब में देखिएगा इसी यही जोन है बच्चों जहां खूब गर्मी पड़ती है, धूप सीधे पड़ती है, गर्मी ज्यादा होती है। धूप सीधे पड़ेगी तो पानी का वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, तो समुद्र में से और जगहों से भी पानी उड़ के आसमान में जाएगा, जाएगा तो बरसेगा, फिर ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा, फिर बारिश होगी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाले जोन भी कौन से हुए फिर? सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न हाँ, के बस बीच। ये दोनों ट्रॉपिक के बीच वाला जोन, यही जोन है जहां खूब गर्मी भी होगी, उमस भी होगी, खूब ज्यादा बारिश भी होगी। तो यार फिर सोचो, यहां जब खूब बारिश होगी तो यहाँ कैसे फॉरेस्ट होने चाहिए? एवरग्रीन, डेंस, या फिर डेसिडुअस? सर एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे ना, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जो साल भर पानी मिल रहा है, ठीक है ना। तो हाईली डेंस भी हो जाएंगे वो, खूब बारिश है, खूब सारी ह्यूमिडिटी है। आप गौर करिएगा, बड़ी बड़ी नदियां भी निकलेंगी खूब बारिश हो रही है तो। गर्म जगह है, ह्यूमिडिटी है, तो फसल भी कौन सी होंगी? धान, मतलब राइस ज्यादा, या फिर गन्ना, चुकंदर, इस तरह की फसलें। आप ज्योग्राफी का अच्छा खासा हिस्सा यहां से सीख सकते हैं। फिर जितना नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएंगे बच्चों तो बारिश कम होने लगेगी। बारिश कम होगी तो वहां पर जाड़ों में दिक्कत होने लगती है। जहां जैसे हमारे यहाँ मैं देखता हूँ जाड़ों में पेड़ों के लिए बहुत दिक्कत है। पेड़ों की पत्तियां अच्छा खासा पानी बाहर निकाल देती हैं, ट्रांसपायरेशन। पत्तियां रहेंगी तो उन्होंने जड़ों ने जो पानी नीचे थोड़ा बहुत समेट रखा होगा जरूरत का, पत्तियां वो भी उड़ा देंगी। तो पेड़ों के लिए बड़ी मजबूरी हो जाती है। तो क्या करते हैं पेड़? पत्तियों को ही छोड़ देते हैं उस समय। उन्होंने कहा यार पत्तियां रहेंगी ना, बहुत दिक्कत है। तो जाड़ों में टेम्परेचर पहाड़ों पे बहुत ठंडा है, जैसे मैं जहां द्वाराहाट में हूँ वहीं की बात करूं तो बच्चों ठंडा बहुत है, लेकिन नमी नहीं है ज्यादा, ड्राई है एयर। ठंडा होना अलग है, नमी बहुत ज्यादा कम, बहुत कम हो गई है। पानी की दिक्कत है, नमी की वजह से ही, कमी की वजह से ही आपके होंठ भी फटते हैं कई बार जाड़ों में बच्चों के। तो आपको एडिशनल सपोर्ट लेना पड़ता है। पेड़ों की भी वही दिक्कत है, तो पेड़ फिर पत्तियां गिरा देते हैं। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट नॉर्मली कहाँ मिलने चाहिए फिर, इस हिसाब से सोचो तो। जहाँ पर सनरेज टेढ़ी पड़ रही है। मतलब जहां पानी की, तो 23.5 के बाद ऊपर और 23.5 के नीचे उस जोन में। तो इस तरह से अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे आपको लॉजिकली एक दूसरे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो पाया इतना? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा बच्चों, यहां पर आप एक बात देखिएगा, हमारी बॉडी में सामान्य सी बायोलॉजी है, इतना सबको आता ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं।
जो हमारी जो स्किन होती है ना, तो हमें लगता है बड़ी पतली सी है, तो वो अगर मोटे तौर पर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें 3 लेयर होती हैं। बाहर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। डर्मिस का मतलब स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन का एक्सपर्ट। बीच वाले को बोलते हैं मीजो, मीजो मतलब मिडिल, मीजोडर्मिस। और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये है, ये 3 लेयर है। एंडो मतलब जब भी आएगा अंदर के साइड। ठीक हो गया, स्किन के 3 लेयर हैं। हमारे पैर का जो तलवा है वहां पर आप गौरना एड़ी के पास नीचे, वो थोड़ी मोटी स्किन होती है, वहां 5 लेयर है। बाकी जगहों पर नॉर्मली 3 लेयर है स्किन में। ठीक। अब मैं थर्मोडायनामिक्स से ही जोड़ रहा हूं, अभी देखिएगा, एप्लीकेशन समझिएगा। एंडोडर्मिस में जो एंडोडर्मिस वाला पोर्शन है बच्चों, इसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे कलर पिगमेंट होते हैं, बहुत सारे ब्लैक कलर के। इनको बोलते हैं मेलेनिन। क्या होते हैं? सर काले मेलेनिन। रंग के पिगमेंट मेलेनिन होते हैं। ठीक। इनका यूज क्या है? मेलेनिन आप लोग देखते होंगे हमारे शरीर में कई जगह तिल हो जाते हैं, वो मेलेनिन पिगमेंटेशन है कि मेलेनिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ एक जगह इकट्ठे जमा हो गए तो वो तिल हो जाता है। बाकी कुछ नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी बॉडी में मेलेनिन जो होता है हमको अल्ट्रावायलेट रेज के हमले से बचाता है। हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, कॉस्मिक रेज, लगातार धूप जिसको आप लोग बोलते हैं, जाड़ों में भी हम लोग धूप में बैठे रहते हैं, हमें धूप अच्छी लगती है, वो ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है उसमें बहुत सारे रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट भी और भी, कभी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तब डिटेल में समझाऊंगा, हमारी बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। मेलेनिन आपको इन सब बीमारियों से, इन अल्ट्रावायलेट रेज के हमलों से बचाता है। आपका डिफेंस मैकेनिज्म है मेलेनिन होना, आपको बचाता है स्किन कैंसर से स्पेशली। ठीक। अब होता क्या है बच्चों, ये एंडोडर्मिस में होता है। जो ही आप धूप में निकले, हमारा न्यूरो सिस्टम ने हमारे ब्रेन को बता दिया कि भाई बाहर से अल्ट्रावायलेट रेज का हमला हो गया है। ऐसी सिचुएशन में ये जो मेलेनिन पिगमेंट्स हैं, ये अंदर वाले से निकल के सीधे बाहर वाले पे आ जाएंगे, एपिडर्मिस में आ जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं। तो कभी अगर आप धूप में काफी देर तक खेले या धूप में बैठे रहे और आपने टी शर्ट या हाफ शर्ट पहनी हो, तो आपको महसूस होता है कि जो हिस्सा धूप में एक्सपोज था वो काला पड़ गया है, ऐसा लगता है या नहीं? यस सर। तो वो काला पड़ गया है का मतलब है वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि जो सबसे लोअर एंडोडर्मिस में मेलेनिन पिगमेंट थे वो ऊपर आ गए, वो आपको बचाने के लिए आए। और बॉडी का सिस्टम कितना एफिशिएंट है देखिएगा बच्चों, जहां पर आपकी शर्ट होगी, पैंट होगी, जो मतलब कवर होगा कोई, वहां पर नहीं आएंगे ऊपर। यहां तक कि अब हाथ में घड़ी पहने रहिए, उतने हिस्से में नहीं आएंगे। जहां जरूरत है वहीं पर मेलेनिन नीचे से निकल के ऊपर आ जाते हैं। ये मेलेनिन पिगमेंट्स आपके डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। और अगर फिर लंबे समय तक, कुछ दिन तक आप धूप में नहीं निकल पाए किसी वजह से, तो ये वापस भी चले जाते हैं नीचे कुछ समय के बाद। धूप में निकलना कम कर दीजिए, वापस चले जाते हैं। तो ये सिंपल डिफेंस मैकेनिज्म है। अब आप बताइए, जहां ज्यादा धूप पड़ेगी वहां इनका होना ज्यादा जरूरी है ना? मात्रा भी ज्यादा होनी चाहिए या नहीं? यस सर। तो बच्चों, जहां ज्यादा गर्म एरिया होंगे, आप लोग वहां के लोगों को देखिएगा, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, सांवले या ब्लैक होते हैं लोग। वो बेसिकली उनकी यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि उनको अपना डिफेंस मैकेनिज्म बहुत मजबूत चाहिए, तो बॉडी में मेलेनिन पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है उनके यहाँ। अब मेलेनिन पिगमेंट जरूरत से ज्यादा होगा तो स्किन कलर डार्क हो जाएगा उस व्यक्ति का।
तो आप लोग समझ रहे हैं साउथ इंडियन स्टार कॉम्प्लेक्शन डार्क क्यों है? यस सर। वेस्ट इंडीज और बाकी जगहों पर भी आप समझिएगा। यस सर। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ होगा। शुरुआत में तो मनुष्य जहां भी डेवलप हुआ होगा एक जैसा होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में लंबे समय तक रहते रहते फिर मेलेनिन की मात्रा कम या ज्यादा होते रहेगी। अब हमारी दिक्कत क्या है बच्चों, यहीं पर ये तो हो गई एक मेलेनिन की। वो हमारा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ब्रिटिशर ने हम पे बहुत लंबे समय तक राज किया। वो तो चले गए, लेकिन मानसिकता का स्तर हमारा वही रहा। हमें हमेशा यही लगता रहा कि जो गोरे लोग थे ना वो श्रेष्ठ थे। वो भाव ऐसा भरा हुआ है कि आज भी गोरेपन को श्रेष्ठता का भाव मान लिया हमने। तो जो गोरा है वो बेहतर है, जो गोरा नहीं है वो थोड़ा कम है, घटिया है, इंफीरियर है। ये जो सोच है ये अपने आप में नॉनसेंस अप्रोच है। लेकिन क्योंकि हमारे लोगों के बीच में ये सोच बहुत ज्यादा अंदर तक घर कर चुकी है, तो आज आप देखिएगा बहुत सारी क्रीम ट्यूब ऐसी आती हैं जो आपको गोरा बनाने के दावे करती हैं, और वो दिखाती है मतलब एक कितना बड़ा अपार्थेड है, रंग भेद। हम साउथ अफ्रीका को बदनाम करते रहते हैं, उससे ज्यादा भेदभाव तो हम लोग करते हैं। हम बताते हैं एड में कि किसी लड़की ने पर्टिकुलर ये कंपनी की क्रीम लगाई और उसके बाद फिर वो गोरी हो गई और उसको जॉब मिली बढ़िया और उसका करियर बेहतर हो गया। आप कितना बड़ा अन्याय करते हैं लोगों के साथ। क्या इस आधार पर आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपकी माँ किस रंग की दिखती है? आपको इससे शायद ही कभी फर्क पड़ा होगा। आप अपनी माँ को इसलिए अच्छा मानते होंगे क्योंकि वो माँ है, वो दिखने में अच्छी है इसलिए अच्छा नहीं मानते होंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं है कहीं से कहीं तक। तो कम से कम आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस तरह ड्रामा जो लोग इस तरह की क्रीम की बात करते हैं कि आप इसे लगाइए और 6 से 8 हफ्ते के अंदर आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, मैं उसका झूठ बताता हूँ। होता क्या है बच्चों, जिस समय आप धूप में जाते हैं तो ये मेलेनिन पिगमेंट ऊपर को आते हैं ताकि आपको बचा सकें। लेकिन ये कंपनियों की जो ट्यूब है जो आप लगाते हैं कई बार, ये क्या करती हैं, ऊपर से मेलेनिन को सप्रेस करती हैं कि तुम नीचे जाओ। मेलेनिन नीचे को मेलेनिन को ये लगाने से क्या होता है कि मेलेनिन को नीचे जाना पड़ता है, बार बार उसको प्रेस किया जाता है। अब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि जरूरत तो बाहर थी लेकिन धकेला जा रहा है हमको नीचे को गोरा दिखने के लिए। तो लगातार अगर आप इसका यूज करेंगे 6 से 8 हफ्ते तक, इसका मतलब है इम्यून सिस्टम आपसे हार चुका है। अब धूप आने पे भी वो बाहर नहीं आएगा मेलेनिन। तो आपको नहीं पता कि आपने अपने हार्मोनल सिस्टम को कितना बड़ा डैमेज किया है, और स्पेशली गर्ल्स। अगर बच्चों आपका हार्मोनल सिस्टम एक बार गड़बड़ाया, पूरी जिंदगी भर भुगतेंगे आप इस स्थिति में। कभी किसी अच्छे डॉक्टर को पूछ लीजिएगा। और हम सभी हार्मोन्स ही असली चीजें पूरी बॉडी में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें। आप अपने हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। कंपनियों का क्या है बच्चों, उन्हें कल को दूसरी मॉडल मिल जाएगी वो फिर बेचेंगे, उन्हें तो प्रॉफिट कमाना है। लेकिन वो आपके सोच को भी और आपके शरीर को भी, आपके हार्मोनल सिस्टम को भी पूरा बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति को उसके कॉम्प्लेक्शन के बेस पे बेहतर मानता है तो वो बहुत बेवकूफ इंसान है। इतनी सी बात थी। आप लंबे समय तक ठंडी जगहों पर रहिए, धूप में मत रहिए, तो कॉम्प्लेक्शन फेयर होने लगेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। कुछ पीढ़ियों के बाद वैसा ही हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी मनुष्य की श्रेष्ठता का यह आधार होना भी नहीं चाहिए। तो आपका सन रेडिएशन जो धूप पड़ती है वो कितना बड़ा फर्क डालती है, और ये कितना बड़ा बाजार है आप इसको समझिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा इस लेक्चर तो और चीजों पे था, मैंने तो एज ए फिजिक्स टीचर समझाना था, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है लोगों की सोच का स्तर बहुत खराब है। लोग कॉम्प्लेक्शन को देख के लोगों से बात करते हैं या बात नहीं करते हैं, या उनसे उन्हें अपने से छोटा मानते हैं। क्या ये तो काले लोग हैं।
मेरे ख्याल से जो मुझे समझाना था इसमें वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस Yes, sir. तो ये तीनों स्टिंट इस बहाने एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस समझ में आया, मेलेनिन समझ में आया, थोड़ा अर्थ के बारे में समझ में आया। चीजें साइंस से ऐसे ही समझी जाती है बच्चों, कि हमारे आसपास जो गलत हो रहा है वो भी जानना और समझना जरूरी है। जो गलत है वो गलत है, भले कोई करे, और वो आप और हम लोग भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो शिक्षा आपको बताती है कि बेहतर इंसान कैसे बनाया जाए। यहीं से एक चीज और बता देता हूं फिर। अब यहीं पर एक चीज मुझे याद आ गई, हाइपोक्सिया। आप एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति है जिसके घर में हर समय पानी आता है, हमेशा पानी आता है, और एक व्यक्ति है जिसके घर में 1 घंटा सुबह आता है पानी, 1 घंटा शाम आता है बस, ठीक, और जब 1 घंटा ही आएगा तो वो बेचारे को स्टोर करना पड़ेगा। जिसके यहाँ हर समय आता है, हो सकता है वो लापरवाह रहे, हमेशा ही आता है। आज अचानक पाइपलाइन टूट गई दोनों की, किसके घर में पानी मिलेगा आपको? 1 घंटे वाले के। जो स्टोर करता है। जो स्टोर करता है। स्टोर कौन करता है? जिसके पास कमी होती है या नहीं हमेशा? यस सर। Yes, sir. ठीक। अब बच्चों, साइंस में दो शब्द बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हाइपो और हाइपर। कोई चीज हाइपर है तो जरूरत से ज्यादा है, और हाइपो है तो जरूरत से कम है। तो आप कहेंगे साहब वो तो ठीक है, आप ही क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर? तो अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ। बच्चों, होता क्या है कि पहाड़ों में जब आप हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कम होती है वहां। तो मान लेते हैं ये मैदानी हिस्सा है कहीं पर, ये प्लेन है और ये पहाड़ है, तो ऑक्सीजन का लेवल हिल्स में कम होता है। ऑक्सीजन जो चीज कम होगी, फिर बात वही है, उसकी स्टोरेज होनी चाहिए ना। Yes, sir. यस सर। तो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती हैं, तो आरबीसी ये काम करती हैं। ये थोड़ी बहुत बायो जानते होंगे आप लोग, कि ऑक्सीजन कैरियर जो आपकी बॉडी में है, ऑक्सीजन ले जाने वाले, वो आरबीसी है। तो अगर आप ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं तो ऑक्सीजन की कमी है, और कई बार ऊंचे पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनको पहाड़ पे चलना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए पर सेकेंड। पहले ही ऑक्सीजन की कमी थी, ऊपर से आप खड़ी चढ़ाई में चढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका एक तोड़ ये है कि लंबे समय तक जो लोग वहां रहते हैं, धीरे धीरे उनकी बॉडी में आरबीसी बढ़ने लगती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, मैंने कहा ना, आरबीसी है जो ऑक्सीजन को ले जाती है। तो आरबीसी जितनी ज्यादा सेल होंगी, ऑक्सीजन स्टोरेज ज्यादा हो जाएगी या नहीं? यस Yes, सर। sir. हाँ, और आरबीसी जो है उनका कलर ऑब्वियस है कि वो रेड है, उनका नाम ही लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कॉर्पुस्कुलस थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो ये लाल हैं, तो जब हमारे शरीर में पहाड़ में जो लोग रहते हैं हायर एल्टीट्यूड्स में, उनका चेहरा रेडिश क्यों होने लगता है? उसकी वजह ये है। ज्यादा रेडिश क्यों होता है, व्हाइट या रेडिश नॉर्मली? क्योंकि पहाड़ में रहने की वजह से आपके बॉडी में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन को आप कैरियर के तौर पर कंटेन कर सके। ज्यादा ऑक्सीजन आपकी जरूरत है, और स्पेशली उन लोगों की जो पहाड़ में चढ़ते हैं। तो पहाड़ों में महिलाओं को जैसे घास पूरे सर में रख के पूरा खड़ी चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है कई बार, बाकियों का सांस फूल जाएगा पूरी तरह से। सांस फूलने का मतलब पर सेकंड ज्यादा सप्लाई जैसे तैसे, नाक से नहीं हो रही है तो मुंह से ही सही, सांस फूलने में यही होता है। लेकिन उन लोगों की सांस आसानी से नहीं फूलती, क्योंकि उनकी बॉडी का मैकेनिज्म जबरदस्त है। तो उनका, तो आप लोगों को यह समझ में आया कि हाइपोक्सिया भी एक तरह की एबनॉर्मलिटी है।
बायो के हिसाब से जो स्टैंडर्ड किसी मनुष्य के लिए है उससे ज्यादा या कम दोनों ही एबनॉर्मलिटीज है। तो हाइपोक्सिया क्या होता है समझ पाया मैं आप लोगों को? यस सर। हाँ, हाई एल्टीट्यूड्स के लोगों का जो चेहरा रेडिश होता है उसकी वजह बता रहा था। वो चेहरा ही नहीं, पूरी बॉडी में आरबीसी ज्यादा होती है, चेहरा में सॉफ्ट है तो दिखता है, बस जल्दी से हो जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं ये कोई आधार नहीं है किसी मनुष्य को श्रेष्ठ या खराब मानने का। आप मैकेनिज्म पूरी समझिए, आपको लगेगा कि साइंस तो बहुत ही इंजॉयबल है। चलिए ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा प्रेशर कुकर के बारे में समझते हैं। प्रेशर कुकर के बारे में क्या ख्याल है? जैसे आपने कल बातचीत की थी कि बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली जो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। प्रेशर कुकर में क्या होता होगा? 100 पे उबलता होगा, 130 पे उबलता होगा, या 70 डिग्री पे उबल जाता होगा, 100 से कम पे उबलता होगा, क्या होता होगा? प्रेशर कुकर में पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है, 100 से कम टेम्परेचर पर उबलता है, या 100 से ज्यादा पे उबलता है? सर 100 से कम टेम्परेचर। अच्छा, और बच्चों का क्या ओपिनियन है? 100 से ज्यादा। एक आध 100 भी बोल लो, कोई तो सही बैठ ही जाएगा भाई। तो बच्चों पहले हम बॉइलिंग क्या होती है ये समझते हैं। अब पहले बॉइलिंग समझे बिना हमें आंसर नहीं मिल सकता। तो हम क्या करते हैं, देखिए प्लीज। मेरे पास एक बर्तन है कोई भी, और उसमें थोड़ा मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं बच्चों। तो होगा क्या बच्चों इसमें कि ग्रेविटेशन की वजह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पे पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा। पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल ऊपर उठना चाहेंगे लेकिन ये प्रेशर इनको दबा देगा। कहाँ जा रहा है? रुक जा। ठीक। तो अभी ये सरफेस को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब क्या किया मैंने, ये खुला बर्तन है बच्चों, खुला बर्तन सामान्य जो घरों में गांव में होता है ऐसा समझ लो, कोई बड़ा बर्तन खुले डेट में पानी भर रखा है, और हमने ये नीचे से आग जला दी। अब समझिएगा धीरे धीरे इनकी एनर्जी बढ़ेगी। इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये ऊपर वाला जो दबाव इनके ऊपर है इसके खिलाफ लड़ने की स्थिति में आएंगे या नहीं? आएंगे। यस सर। तो एक दौर में ऐसा हो जाएगा कि जिस समय नॉर्मली हम लोग कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बच्चों, उस समय ये वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पर हैं इनकी एनर्जी इतनी होगी कि ये ठीक ऊपर को, अब इसको जो ऊपर से इनके ऊपर लगा हुआ है इसके खिलाफ लड़ सके। और 100 से जरा सा भी ऊपर बढ़ते ही अब ये सरफेस छोड़ के चले जाएंगे। ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस छोड़ के ऊपर को चल देंगे हवा में। ये भाप बनना हुआ। मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, नॉर्मली दिखते नहीं है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल जब जाते हैं तो भाप जैसी जाते हुए दिखती है। ये समझ में आया? यस यस सर। यस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस। यस। हाँ। तो अब एक बात समझिए, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर का जो ऊपर को प्रेशर है वो उतना ही हो जाए ठीक जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर जहां पर होते हैं जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। यस सर। आ गया। अच्छा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर से प्रेशर थोड़ा और बढ़ा दूं किसी तरीके से, मान लो काल्पनिक सवाल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डबल कर दूं, तो क्या 100 डिग्री में इन मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी होगी कि ये ऊपर उठ जाए? नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं होगी। तो थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा। करते करते कोई ना कोई, अब पता नहीं कितना, एक टेम्परेचर आएगा जहां पर मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी कि वो डबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट भी ऊपर उठ जाएंगे। समझ में आया ना? यस सर।
यस सर। अच्छा बच्चों, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आधा कर दिया जाए तो 100 की जरूरत ही नहीं थी ना, 50-60 पे ही निकल जाते शायद ही। यस सर। बच्चों क्या ये समझ में आया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने पर या प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर घटाने पे बॉइलिंग पॉइंट घटता है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। हाँ, तो यस सर। ये बात आपको, ये P प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब पहली बात मैंने आपको समझाई व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। मैंने लिखाया नहीं, मैं ये मान के चलता हूं, आप लिख ही लोगे यार किताबों से उठा के। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर न्यूट्रलाइज ईच अदर, मतलब इक्वल एंड अपोजिट, तभी न्यूट्रलाइज करना हुआ। समझ में आएगा सबको? यस सर। अच्छा ठीक है, हमने कहा कि यार प्रेशर बढ़ाने पे ना ज्यादा होगा कम होगा, ठीक। तो बच्चों अब आपने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट को घटाना पड़ता है। ये बात भी हो गई हमारी। अब मैं प्रेशर कुकर पे आता हूं। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है ये समझाता हूं। प्रेशर कुकर तो बंद ही होता है और ऊपर से एक सीटी जैसी होती है, वो भी भारी भरकम मेटल की ऊपर से दबा। अब इसमें पानी को आपने उबाला, पानी डाल रखा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे खुला बर्तन होता तो चले जाते सीधे ही। लेकिन जब अब चलो प्रेशर कुकर में बाद में, मैं तो ये खुले बर्तन में भी अगर ढक्कन लगा दूं ना, तो खुले बर्तन में जब ढक्कन होगा तो जरा सोचो यार क्या होगा। वो जो नीचे के मॉलिक्यूल हैं उन बेचारों ने बाहर निकलने के लिए ढक्कन भी उठाना है, ढक्कन का वेट भी नीचे को लगा है, दबा रहा है उनको, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो क्या अगर खुले बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है तो ढक्कन लगे हुए बर्तन में 100 पे उबलेगा, उससे ज्यादा पे उबलेगा या उससे कम पे? सर ज़्यादा। ज्यादा पे। हाँ, मुझे तो लगता है 105 110 के आसपास। अब ये बात है कि ढक्कन कितना भारी है ना, कि 105 या 110 पे ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पर वो मॉलिक्यूल निकल पाएंगे सरफेस छोड़ के। और बच्चों जहां पर सरफेस छोड़ के मॉलिक्यूल निकलते हैं ना, वो बॉइलिंग पॉइंट है ना। अब प्रेशर कुकर में भी यही समझो, पानी तो अंदर उबल गया, लेकिन वो जो भाप है वो ऊपर को जा पाएगी अभी? नो प्रेशर सर। कुकर में जो सीटी होती है वो बड़ी भारी होती है ना ऊपर से। आप इसे उबालते जाओ, 100 के बाद 110, 115, 120, 125, 130, हो सकता है 130 डिग्री सेल्सियस पर बहुत सारी भाप बन गई और उसने मिलकर पूरी सीटी ऊपर उठा दी, तो वो भाग जाएगी वहां से। यही होता है या नहीं? यस। यस सर। यस सर। तो प्रेशर कुकर में वो बॉइलिंग पॉइंट माना जाएगा। तो प्रेशर कुकर में जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा सर होगा। ज्यादा होगा। बिल्कुल ज्यादा होगा। जितना प्रेशर ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जितना प्रेशर कम बॉइलिंग पॉइंट भी कम। बात समझ में आई या नहीं आई इतनी? यस सर। यस आ सर। गए। तो प्रेशर कुकर में 100 डिग्री से ऊपर पे पानी उबलता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, वो अलग वजह है। अभी पानी कितने पे उबलता है ये समझाया मैंने। क्या मैं आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट समझा पाया? यस यस सर। सर। तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट है आप कह रहे हैं, तो ये अधूरा सेंटेंस है। आप कहेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर मतलब सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, बाकी कुछ नहीं, तब 100 है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 100 ही जरूरी नहीं है, पानी को आप जितने पे कहें हम उतने पे उबाल सकते हैं वैसे ना। अरे सोचो, बड़ी शानदार बात है। कितने में उबालना है पानी को वो बताओ, उतने में उबाल देंगे हम। हो सकता है पानी 500 पे उबालें, 500 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे?
ऊपर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, जब 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब जाके इतनी एनर्जी होगी कि मॉलिक्यूल ऊपर को निकल पाए, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट 500 माना जाएगा या नहीं? यस सर। यस सर। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ये रटने वाली बात हुई है, आधी बात हुई। समझ में आया या नहीं आया? बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, और जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर न्यूट्रलाइज कर सके, एक दूसरे के बराबर हो सके, इक्वल और अपोजिट, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। और ये टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट नहीं है बच्चों, ये फिक्स पॉइंट नहीं है, ये वेरी करता है। किस पर वेरी करता है, किस पर डिपेंडेंट है? सर प्रेशर। यस सर। प्रेशर पर, बिल्कुल। तो यार बॉइलिंग समझा पाया मैं आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। तो मैंने आज आपको केवल बॉइलिंग समझाई। एक तो बॉइलिंग क्या होती है, थोड़ा ये मेलेनिन के बारे में समझाने लग गया था मैं, हाइपोक्सिया, मेलेनिन और ड्यूलापेटी लॉ और मोलर हीट कैपेसिटी। कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझाई, लेकिन मुझे लगता है अगर इतना समझ रहा है तो इंजॉयबल होनी चाहिए जर्नी। तो अभी इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए।